नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। देहरादून में सीएम धामी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया स्मरण। अंत्योदय के संकल्प को राज्य की विकसित नीति की बताया प्रेरणा। पेपर लीक पर सख्त धामी सरकार। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित। 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। विपक्ष और संगठन सड़कों पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको डेवलपमेंट कमेटियों को 90 लाख से अधिक राशि वितरण पर विवाद। 5 गांव के अध्यक्षों ने लौटाए चेक। भेदभाव का आरोप। वार्डन ने समाधान का दिया आश्वासन। भगवानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1.5 क्विंटल मावा जब्त कर किया नष्ट। 3 प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने। त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटी पनीर मावा पर अभियान तेज। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की हो रही पूजा। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूजा अर्चना के साथ क्षेत्र व परिवार की सुख शांति की कामना। भक्ति और आस्था का दिखा अद्भुत संगम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर दीनदयाल पार्क देहरादून में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार, अंत्योदय के संकल्प को राज्य की विकास नीति की प्रेरणा बताया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीएल संतोष, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दलों के साथ साथ अब सामाजिक संगठनों ने भी सड़कों पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरिद्वार के शिवालिक नगर चौक पर कांग्रेस के युवा नेताओं और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता वरुण वालियान ने कहा कि प्रदेश का हर युवा आज मजबूर होकर सड़कों पर उतर रहा है क्योंकि पेपर लीक की वजह से उनकी मेहनत और सपने बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ताजा मामला यूके SSSC का है और इससे पहले भी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई और पेपर बिकने के गंभीर आरोप लगे, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। सरकार के खिलाफ ये एक जन विरोध, एक छोटा आंदोलन का रूप है आज ये मानिए, क्योंकि हमें धन्यवाद करना चाहिए जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं राम कांडवाल जी, जो कि 5 दिन लक्सर में पड़े रहे और एक रिक्शा वाले के साथ सोना तक पड़ा उन्हें ये पूरा नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए। बिना वेतन के आप ये लगाइए कि जो एजेंसीज को काम करना चाहिए था वो हमारे बेरोजगार संघ ने किया। और पूर्व बेरोजगार संघ के जो पूरे अध्यक्ष रहे हमारे भाई बॉबी पवार जी, उनका विशेष धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से आज ये पूरे प्रदेश के युवाओं को, पूरे प्रदेश के लोगों को ये जागरूक किया गया कि ये पेपर लीक किस तरीके से हुआ। वरना अगर ये इंफॉर्मेशन बॉबी भाई लोगों तक ना पहुंचाते तो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले को पूरा यहीं के आज प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड का युवा मजबूर है, उत्तराखंड का छात्र मजबूर है। और आज इसीलिए हम हरिद्वार में भी उत्तराखंड के युवा सड़कों पर आए हैं। जिस तरह से यूके SSSC जो पेपर लीक का मामला सामने आया, लगातार उत्तराखंड में सारी परीक्षाओं में धांधलेबाजी हो रही है, सारी परीक्षाओं के पेपर बिकने का काम यहाँ हो रहा है। शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड की सरकार को।
जहाँ युवाओं को रोजगार देना चाहिए था, जहाँ युवाओं आज दर दर भटकने को मजबूर हैं। आज यदि परीक्षा के नाम पर परीक्षा उत्तराखंड की सरकार कराती है तो उसके भी पेपर लीक। आज वो हाकम सिंह जो कल तक यहाँ के जो हमारे मौजूदा सांसद हैं उनके बहुत करीबी हुआ करते थे, आज वो सांसद भी चुप हैं, आज सरकार भी। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 1.5 क्विंटल मावा जब्त किया है। मौके पर नष्ट करवाया गया। 3 अलग अलग कारोबारी प्रतिष्ठानों से मावे के नमूने लिए गए और गंदगी में तैयार हो रहे मावे को नष्ट करवाया गया। बता दें, आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में छापेमारी कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि मिलावटी पनीर और मावे के खिलाफ अभियान तेज कर लिया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देशानुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर विज्ञान फतेहपुर जो भगवानपुर क्षेत्र पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार पर मिलावटी मावा वहाँ मिला बनाते हुए उसको हमने 1 कुंटल के आसपास, क्योंकि रखरखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच ली गई थी, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का इको डेवलपमेंट कमेटियों को हाल ही में 90 लाख से अधिक की राशि वितरित की गई थी, लेकिन अब इस बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को 5 गांव के ईडीसी अध्यक्षों ने अपने चेक वापस कर दिए और आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले क्षेत्रों को बेहद कम धनराशि दी गई है। ईडीसी अध्यक्ष ओम प्रकाश गौड़ ने इससे सीधा भेदभाव बताया। वहीं पार्क वार्डन अमित ने आश्वासन दिया कि मांगों पर विचार किया जाएगा, बजट मिलते ही समाधान होगा। कि 18/3/2025 को कॉर्बेट नेशनल पार्क ने 19 समितियों को 19 विकास समितियों को जो है चेक वितरण किया गया है। चेक वितरण में जो है कि कुछ समितियों को बहुत ही कम पैसा दिया गया है, जिस कारण से वो अपने कार्य करने में असमर्थ हैं। हमारी मांग ये है कि जैसे इको विकास समितियां हैं तो उनको रख रखाव हेतु जो सोलर फेंसिंग है, तार बाड़ है, जंगली जानवरों से जो नुकसान होता है उसकी रक्षा हेतु अधिकतम पैसा दिया जाए। और चोरपानी जो है नगर पालिका क्षेत्र में आ गया है उसको 11,06,000 से ऊपर पैसा दिया गया है, वो पैसा न दिया जाए, क्योंकि ये नगर पालिका क्षेत्र में आ चुके हैं। मेरे गांव को 1,48,000 रुपये दिया गया। हमारी मांग ये है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे गांव हैं जिनका अधिकतम नुकसान है उनको अधिकतम राशि दी जाए। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो भी निकटवर्ती ग्राम है उनको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो पर्यटन है उसका एक जो अंश है उसको अपने गांव में या वन्य जीवों से होने वाली जो क्षति होती है और फसल क्षति ये ना हो, इस तौर पे दिया जाता है। तो इसी क्रम में पिछले कुछ दिन पूर्व समस्त जितने भी हमारे ईडीसी विलेजेस हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 19 है, तो इनको लगभग 90 लाख के चेक वितरित किए गए हैं। लेकिन कुछ जो ईडीसी अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने चेक वापस किए हुए हैं कि यह कहते हुए कि इनका हमें देर से चेक मिले हैं या हमें जो इनकी डिमांड थी उस मुताबिक नहीं मिले हैं। तो ठीक है, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, एक ज्ञापन को भिजवा लिया जाएगा और अग्रिम जैसे ही बजट और प्राप्त होता है तो उनको मांगों को देखते हुए समस्या का निदान किया जाएगा। कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने हल्द्वानी बरेली रोड मोतीनगर हाथी खाल स्थित कुष्ठ आश्रम पहुंचकर निवासियों को मिठाई खिलाई और वस्त्रों का वितरण किया। आश्रम में रह रही 23 महिला और 9 पुरुष समेत बच्चों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। निवासियों ने भवनों की मरम्मत सुविधाओं की मांग रखी। एक व्यक्ति की आयुष्मान कार्ड मांग पर आयुक्त ने तत्काल सीएमओ को निर्देश दिए। लेप्रोसी का आश्रम है, ये काफ़ी पुराना आश्रम है और इसमें वर्तमान में कुल मिला के 32 लोग निवास कर रहे हैं। इसमें से 23 लेडीज़ हैं और 9 इसमें से जेंट्स हैं। अच्छी बात यहाँ पे देखने को मुझे ये मिली कि काफ़ी लोग के बच्चे यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे मुझे एक माताजी मिली, उनके बेटे एक बीडी पांडे में डॉक्टर हैं। एक और माताजी मिली, उनके बेटे सुशीला तिवारी में नर्सिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छी जगहों पे पढ़ाई कर रहे हैं। आपने जो दिक्कतें बताई मुझे, 1-2 केस में तो ये बताया कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है,
वो बन जाएगा। एक माताजी ने कहा कि उनका चालान हो रखा है गाड़ी का, उसको भी हम ठीक कर देंगे। वहीं रुड़की के मंगलूर पुलिस चौकी में चौकी प्रभारी बलवीर सिंह नेगी और नगर पालिका के सफाई निरीक्षक जसवीर ने मीट व्यापारियों के साथ बैठक की। व्यापारियों से कहा गया कि खुले में मीट ना बेचा जाए, गंदगी ना फैलाएं और अवैध कटान ना करें। सभी मीट स्लॉटर हाउस से ही लाया जाए और बिना लाइसेंस मीट बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस और नगर पालिका ने चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। मीट कारोबारी हैं या मीट विक्रेता हैं, इनकी कुछ शिकायतें भी आ रही थी कि यहाँ पर पशु कटान की या मतलब अवैध रूप से बेचने की या बिना लाइसेंस के बेचने की। तो इसके संबंध में इनकी एक मीटिंग ली गई थी, संयुक्त मीटिंग थी हमारी और नगर पालिका के जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब, तो उनके पास भी कुछ शिकायतें थी, कुछ हमारे पास भी आ रही थी अंदरूनी शिकायतें। तो उनके हिसाब से हमने एक मीटिंग, 2 संयुक्त मीटिंग ली थी, जिसमें हमने इनको स्पष्ट बता दिया था कि यहाँ पे कोई शेल्टर हाउस की कोई परमिशन है नहीं, कोई भी इस तरीके की अवैध कटान नहीं किया जाएगा। जो दुकानें खोली जाएंगी वो विदाउट हैं। खबरों की तरफ उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल नैनीताल में आपदा के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई। जहां पहले चहल पहल रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। होटल कारोबारियों का कहना है कि बारिश और भूस्खलन की खबरों के कारण लोग बुकिंग रद्द कर रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर फैलाए गए भ्रामक वीडियो ने हालात और बिगाड़ दिए। हालांकि प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि नैनीताल और आसपास पूरी तरह सुरक्षित है। व्यापारी त्योहारी सीजन में हालात सुधारने की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, जैसा आप देख ही रहे हैं कि धराली की जो आपदा आई थी उसके बाद से पहाड़ पूरे खाली हो गए हैं और टूरिस्ट कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। 95% तक टूरिज्म कारोबार जो है नीचे आया है और पिछले 3 महीने से काम बिल्कुल नहीं है और आगे देखिए उम्मीद करते हैं कि काम उठेगा। बुकिंग इस समय बहुत कम बुकिंग्स हैं और उसके भी रोज़ बुक होती है तो रोज़ कैंसिलेशन आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चलेगा नहीं चलेगा। देखिए ये चीज़ें तो अब ऊपर नीचे चलती रहती है और इस समय तो थोड़ा जो है मूवमेंट जो है सब टूरिस्ट का कम है। देखिए कई वजह हो सकती है इसकी। एक तो सबसे बड़ी जो उत्तराखंड के अंदर आपदा है या कई चीज़ें इस तरीके से जो मूवमेंट बन रहा है, तो इसमें टूरिस्ट का जो है यहाँ पर मूवमेंट कम है। आप यकीन कीजिए इस समय हमारे पास अक्टूबर की कोई बुकिंग नहीं है। मुश्किल से जो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में बुकिंग होती है, इस समय 20% बुकिंग भी नहीं है। और जो नेगेटिव न्यूज नैनीताल की गई, जैसे मॉल टूटने की गई या बारिश की वजह से मानसून में नुकसान हुआ उसकी गई, उसकी वजह से भी पर्यटन पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। इस समय जो नैनीताल के हालात है, मुझे नहीं लगता किसी के पास 10% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी होगी, लेकिन उम्मीद है सब कुछ अच्छा रहे। और पालन चाह तो अक्टूबर में जो कभी वीकेंड्स आ रहे हैं और हमारा दिवाली के समय का जो काम होता है, पालन चाह तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा चले। जो भी नैनीताल के पर्यटन को एंजॉय करना चाहते हैं, जो नैनीताल आना चाहते हैं, जो नैनीताल की खूबसूरती को, यहाँ की जो हरियाली है और यहाँ की लेक का आनंद लेने चाहते हैं और पेरीफेरी में हमारी जो 7 और लेकें हैं उसका भ्रमण करने चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की आपदा की स्थिति नहीं है। हमारे सारे मार्ग खुले हुए हैं। कोई मार्ग हमारा बंद भी होता है तो आधे घंटे के अंदर हम उसको रिस्टोर करते हैं। कहीं कोई भी समस्या नहीं है। आप आकर के इस शहर का जो है लुत्फ लीजिए। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नामांकन को लेकर के हंगामा हो गया। वहीं कॉलेज गेट पर 2 छात्र गुटों में धक्का मुक्की झड़प हो गई। बाहरी लोगों के शामिल होने से हालात और बिगड़ गए। पुलिस ने लाठी फटकार करके उपद्रवियों को दौड़ाया, कुछ छात्रों को पकड़ा। इस बार अध्यक्ष पद के लिए कमल बोरा और अभिषेक गोस्वामी के बीच सीधा मुकाबला है। 27 सितंबर को मतदान और मतगणना होगी। शांति बनाए रखने के लिए कॉलेज गेट पर भारी पुलिस बल तैनात है। आज जो हमारा नामांकन हो रहा है, जो बहुत शांतिपूर्वक और कॉलेज स्टाफ का बहुत साथ मिल रहा है हमें, जिसके बाद हम 27 तारीख को हमारे जो छात्र संघ के चुनाव हैं, इसके बाद मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो छात्र शक्ति है और हमारे कॉलेज के भाई बहन है, मेरा एक परिवार है कॉलेज का, वो प्रचंड बहुमत से मुझे जिता के 27 तारीख को बाहर भेजेंगे और उसके बाद हम कॉलेज के अंदर निरंतर काम करते रहेंगे। और ये मानता हूँ कि 27 तारीख को मेरी ही नहीं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी नहीं, पूरे कॉलेज महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं की जीत होने वाली है। और
इसके बाद हम निरंतर, हमने पहले भी 5-6 साल से काम किया है और आगे भी निरंतर काम करते रहेंगे छात्र छात्राओं के लिए। देखिए, आज एमबी पीजी डिग्री कॉलेज में दोनों पक्षों ने अपना नामांकन करना है और दोनों प्रत्याशी अपने कैंडिडेट्स के साथ, अपने दल के साथ यहाँ पर नामांकन करने के लिए आएंगे। उसके लिए पर्याप्त संख्या में हमने पुलिस बल तैनात किया है। इनमें कोई टकराव ना हो, कोई झगड़ा ना हो या कोई अराजकता ना हो, इससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। ट्रैफिक के लिए भी हमने रूट डाइवर्जन किया हुआ है। हम समय रहते ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर लेंगे, जिससे कि पब्लिक को भी कोई असुविधा का सामना न करना। संघ चुनाव की आज नामांकन होना है। हमारे कॉलेज में 11 प्रत्याशी हैं। 11 प्रत्याशियों के लिए हमने अलग अलग 11 बूथ बना रखे हैं, जहां पर वो नामांकन करेंगे और चुनाव की पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी, उसके पश्चात कल इनके वैध सूची जारी होगी और जांच की जाएगी और उसके बाद परसों को एक जनरल गैदरिंग का कार्यक्रम इनका होता है। अगर ये अपनी बात रखना चाहते हैं तो छात्रों के बीच में रख सकते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नवरात्रि के दौरान मंचित होने वाली रामलीला करीब 200 साल पुरानी परंपरा है। यह रामलीला देश की सबसे प्राचीन रामलीलाओं में गिनी जाती है। इसमें शास्त्रीय रागों और पारंपरिक संगीत शैलियों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कुमाऊनी संस्कृति की झलक इसमें साफ दिखाई देती है। महिला कलाकारों की खास भागीदारी इसे और भी खास बनाती है। यह न सिर्फ धार्मिक आयोजन है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण भी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नवरात्रि के दौरान जब रामलीला के कलाकार सुर छेड़ते हैं तो अलग ही समा बनता है। अल्मोड़ा में रामलीला का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। सदियों पुरानी इस परंपरा में कलाकारों की गायन क्षमता और पारंपरिक संगीत शैलियों का मिश्रण रामलीला की इस कुमाऊनी शैली को सबसे आकर्षक बनाता है। अल्मोड़ा की रामलीला को देश में होने वाली सबसे प्राचीन रामलीलाओं में से एक माना जाता है और इसका मंचन कुमाऊनी संस्कृति को पेश करने का भी मौका है। महिला कलाकारों की खास भागीदारी भी इसे अलग बनाती है, जो पुरुषों के दबदबे को दरकिनार करने का एक तरीका है। 200 वर्ष पुरानी ऐसी मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में मुख्य आकर्षण होता है, जितने भी पात्र बने रहते हैं। यहाँ की रामलीला का मुख्य जो अंग माना जाता है वो गायकी अंग है, लेकिन पात्र गायकी के साथ साथ पूर्ण अभिनय भी करते हैं। जो हमारी कुमाऊं की रामलीला है वो कुमाऊं में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा में काफ़ी समय से ये रामलीला चल रही है और यहाँ पे बहुत जगह पे रामलीला होती है और यहाँ पे हमारे भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हमें महिलाओं को भी अक्सर ये मंच दिया जाता है करने के लिए। जैसा कि आज मैं ताड़िका का पार्ट खेल रही हूँ यहाँ पे और मैं बहुत टाइम से ये पार्ट खेल रही हूँ। इससे हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और कहीं पे भी मतलब हम बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है इससे और बहुत अच्छा लगता है। अल्मोड़ा की रामलीला इलाके की समृद्ध संस्कृति और विरासत की जीती जागती मिसाल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और राजस्थान की मांड लोक शैली का मिश्रण कलाकारों की भावपूर्ण कलात्मकता को और समृद्ध करता है। इनके जरिए दर्शक भगवान राम की कथा से अलग अंदाज में दोबारा जुड़ते हैं। दक्ष नगरी कनखल स्थित शीतला माता मंदिर नवरात्रों में आकर्षक सजावट से दमक रहा है। यहाँ सुबह शाम भजन कीर्तन हो रहे हैं, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का जन्म स्थान है और मंदिर में दर्शन करने से चेचक और चर्म रोग जैसी बीमारियां दूर होती हैं। श्रद्धालु दूर दूर से आकर माता के चरणों में अरदास लगाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की बात कहते हैं। प्राचीन मंदिर है, सती माता जी का जन्म स्थान, राजा दक्ष की नगरी। शीतला माता के मंदिर में जिन बच्चों को चेचक निकल जाती है, जो है पीड़ा है, जो माता निकल जाती है, वो माता जी के मात्र दर्शन करने से दूर हो जाती है और किसी प्रकार का भी किसी बच्चे को रोग है वो सब माता जी दूर करती है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं माता जी के। माता जी का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है, माता जी का सुंदर तरीके से माता जी को सजाया जा रहा है। माता जी का दरबार भी माता जी आई हैं और सब भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। जो श्रद्धा भक्ति से माता जी की पूजा आराधना करता है, माता जी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ की बहुत मान्यता है और हमें कम से कम यहाँ 6-7 साल हो गए मुझे तो लगभग आते हुए।
पर यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और हम लोग हर नवरात्रि में यहाँ पे कीर्तन करते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है यहाँ आके। एक जो है ना, हम अपने घर में अगर किसी चीज़ से दुख है कुछ है तो यहाँ आकर बैठ जाए तो हमारी सब सुख दुख सब कट जाते हैं एकदम। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान नैनीताल के नयना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 51 शक्ति पीठों में शामिल ये मंदिर माता सती के बाएं नेत्र गिरने के स्थान पर स्थित है। मान्यता है कि मां के दर्शन से नेत्र रोग ठीक होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह से रात तक श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहती हैं। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हवन का आयोजन होता है। देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। नैनी झील के उत्तरी छोर पर स्थित ये मंदिर नैनीताल की पहचान माना जाता है। नैना देवी मंदिर का जो इतिहास है, ये 51 शक्तिपीठों से एक शक्तिपीठ के अंतर्गत आता है। यहाँ पे माँ सती जी के बाएं नेत्र का महात्म्य है। बतलाया गया है कि यहाँ पर माँ सती की जब उनका शरीर खंड खंड हुआ था, उनके पिता के यज्ञ के पश्चात, दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ के पश्चात, तो यहाँ पर उनका बायां नेत्र गिरा, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों में इसका वर्णन है। जो झील यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये झील में नैनाकारी माँ के नेत्र का ही स्वरूप इसको माना गया है। और इस स्थान पर यह मंदिर लगभग 141 वर्षों से है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। यहाँ मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं यहाँ पे कैंची धाम के लिए आया था दर्शन के लिए, वहाँ पे दर्शन किया। फिर मुझे यहाँ पे नैना मंदिर देवी मंदिर के बारे में पता चला। मेरे साथ में और जो कलीग आए हुए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे मंदिर है। मुझे पता नहीं था पहले से, लेकिन जब मैं आया यहाँ पे तो नवरात्र भी चल रहा है इस समय, तो नवरात्र के समय पे मुझे दर्शन मिला, यहाँ पे माता का आशीर्वाद मिला। और मंदिर बहुत सुंदर है यहाँ पे और काफी अच्छा लगा। वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट बार आई हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। नीम करौली में बाबा जी के भी दर्शन करके लाई हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट चांस आए, बहुत अच्छा लगा। दोनों लोग के दर्शन बहुत अच्छे से मिले। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।